So today's topic of discussion is cellular adaptation. तो सेलुलर एडेप्टेशन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आई थिंक कि आप लोगों को कुछ बातें सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन प्रोलिफरेटिव पोटेंशियल की वो डिवाइड कर सकता है कि नहीं। सेल्स के 3 टाइप हो जाते हैं आपका, एक तो लेबाइल सेल हो जाएगा, दूसरा स्टेबल सेल एंड तीसरा परमानेंट सेल। तो अगर सिंपली बोले तो लेबाइल सेल वो होता है जो जिनके पास कैपेसिटी टू डिवाइड होता है, तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने के कर सकते हैं वो, क्योंकि उनके पास एबिलिटी होता है वो डायरेक्ट M1 से G1 फेज में जा सकते हैं। तो लेबाइल सेल जो होता है वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और उनके पास कैपेसिटी होता है टू डिवाइड। तो इसमें जो आपको एग्जांपल याद रखना है तो ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो जाएगा, जिसमें सरफेस एपिथेलियम हो जाएगा किसका, जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम का, और जीयू मतलब जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का। दूसरा हेमाटोपोएटिक सेल। तो ये सब जो है जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो गया, सरफेस एपिथेलियम हो गया जीआई सिस्टम का, या फिर जीयू जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का, वो एबिलिटी टू डिवाइड होता है, या फिर हेमोपोएटिक सेल हो जाए। वहीं स्टेबल सेल्स वो तरह का सेल्स होते हैं जो कि क्वेसेंट स्टेट में होते हैं, मतलब G0 फेज में होते हैं, जिनके पास एबिलिटी टू डिवाइड होता है बट वो अभी के लिए इनएक्टिवेटेड रहते हैं। बट अगर किसी तरह का स्ट्रेस हो या फिर कोई पैथोलॉजिक स्टिमुलेशन हो तो वो उनको एक्टिवेशन हो सकता है और वो फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में आपका मेसेनकाइमल सेल्स आ जाएगा, जिसमें आपका मेसेनकाइमल सेल्स में आपको स्मूथ मसल, ओस्टियोब्लास्ट और कार्टिलेज मिल जाते हैं। रीनल ट्यूबुलर सेल्स में भी आपको मतलब स्टेबल सेल्स है जो एबिलिटी ऑफ डिवाइड मतलब वेन एक्टिवेशन ये भी डिवाइड कर सकते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स भी डिवाइड कर सकता है। और आपको पता ही होगा हेपाटोसाइट जो होता है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते होंगे कि जब लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो पार्ट ऑफ द लीवर को हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट लीवर का बचता है पेशेंट में वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो उनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, वो फर्दर, क्योंकि अगर स्ट्रेस आया तो वो आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करके वो अपना नॉर्मल साइज को ग्रो कर सकते हैं। वहीं एक टाइप का आपको पढ़ना है परमानेंट सेल। तो परमानेंट सेल वो टाइप के सेल होते हैं जो कि सेल साइकिल को लेफ्ट कर चुके हैं और वो माइटोटिक डिवीजन फर्दर नहीं कर सकते, मतलब ये इनके पास एबिलिटी टू डिवाइड नहीं होता है, मतलब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो दिस टाइप ऑफ सेल सिर्फ साइज में इंक्रीज कर सकते हैं बट नंबर इनका इंक्रीज नहीं होगा। जैसे कि न्यूरॉन्स हो गया, कार्डियक मसल हो गया और स्केलेटल मसल जो होता है ये सब सिर्फ साइज में इंक्रीज कर सकते हैं बट इनका नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता है। दूसरा जो होता है कि जो किसी भी तरह का स्टेट में मतलब किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो या फिर कोई पैथोलॉजिक कंडीशन हो तो सेल जो होता है अपना फंक्शनल स्टेट को चेंज कर सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू किसी भी तरह का वही स्ट्रेस हो या फिर किसी भी तरह का पैथोलॉजिक स्टिमुली में। क्यों? अपना नॉर्मल फंक्शन स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए। वही दोबारा यही लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का फिजियोलॉजिक स्ट्रेस हो या फिर पैथोलॉजिक स्टिमुली में जो सेल रिस्पॉन्स किस तरह का करता है। तो सबसे पहले सेल में क्या होगा, सेलुलर एडेप्टेशन होता है। तो सेलुलर एडेप्टेशन आप पढ़ेंगे कि हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी और मेटाप्लेजिया 4 टाइप का होता है। बट अगर इंजरी फिर भी मेंटेन रहा, स्ट्रेस मेंटेन रहा, तो सेलुलर एडेप्टेशन फर्दर प्रोग्रेस करेगा आपका रिवर्सिबल इंजरी में। जो कि रिवर्सिबल इंजरी अगर फिर भी स्ट्रेस अभी तक मतलब उसको हटाया नहीं गया तो इरिवर्सिबल इंजरी और अल्टीमेटली डेथ हो सकता है। तो सेल किसी भी तरह का स्ट्रेस को कैसे रिजल्ट करता है, तो ये पहले तो सेलुलर एडेप्टेशन करवाएगा जो कि रिवर्सिबल होता है, फिर रिवर्सिबल इंजरी करवाएगा और वो भी नहीं तो फिर इरिवर्सिबल इंजरी करता है और फिर अल्टीमेटली अगर नहीं हुआ तो फिर डेथ होगा। तो विथ दिस नॉलेज, अगर ये आपका नॉलेज ये इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा तो अब हम लोग सेलुलर एडेप्टेशन पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको तब तक आप सेलुलर एडेप्टेशन नहीं समझेंगे जब तक आपको पता ना हो कि कौन सा सेल जो होता है वो डिवाइड कर सकता है और कौन सा सेल डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब हम लोग सेलुलर एडेप्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेलुलर एडेप्टेशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेलुलर एडेप्टेशन जो होता है ये पर्टिकुलरली रिवर्सिबल चेंज होता है, ये डेफिनेशन है यहाँ पे। तो बट विथ फ्यू एग्जाम्पल, मतलब फ्यू एक्सेप्शन इसमें क्या हो जाएगा कि ऑल एडेप्टेशन जो होता है सेलुलर एडेप्टेशन वो रिवर्सिबल होता है। बट एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे कि हम बोले कि सेलुलर एडेप्टेशन में एट्रोपी भी एक तरह का सेलुलर एडेप्टेशन है, बट मतलब एट्रोपी जो होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल होता है। एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो थाइमस होता है वो बच्चों में बड़ा होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ता है तो थाइमस का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। और आपको एक बात पूछ रहे हैं कि अगर एडल्ट में थाइमस का साइज छोटा हो गया तो क्या वो विथ एज बढ़ने के साथ वो फिर से रीजनरेट कर सकता है, उसका साइज बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। तो एट्रोपी ऑफ द थाइमस क्या हो गया, एग्जांपल इरिवर्सिबल है,
तो यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एडेप्टेशन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, तो आपको बोलना है कि एडेप्टेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट विथ फ्यू एक्सेप्शन। अगर एक्सेप्शन पूछा जाए कि आपको पूछे कि ऐसा एग्जांपल दो सेलुलर एडेप्टेशन का जो कि आपका इरिवर्सिबल है, तो आपका एट्रोपी ऑफ थाइमस क्या हो जाएगा, वो एक एक्सेप्शन है जो कि इरिवर्सिबल होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर हो जाएगा तो एडेप्टेशन जो होता है वो कि क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस है कि किसमें, इन द साइज, नंबर, फेनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, फंक्शन ऑफ सेल्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो कौन से चेंजेस, लाइक फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, पैथोलॉजिक स्टिमुली हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन क्या हो जाएगा। तो आपको सेलुलर एडेप्टेशन में 4 चीजें पढ़ना है। एक तो हाइपरट्रॉपी पढ़ना है। हाइपरट्रॉपी क्या होता है, तो हाइपरट्रॉपी बेसिकली क्या है, इंक्रीज इन सेल साइज। तो हाइपरट्रॉपी क्या है, ट्रॉपी मींस ऑलवेज याद रखिए, ट्रॉपी मींस ग्रोथ होता है। तो हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है सेल साइज में इंक्रीज, वहीं हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है सेल का नंबर में इंक्रीज। तो ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और उल्टा कर देते हैं। तो हाइपरट्रॉपी इंक्रीज इन सेल साइज होता है, हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन सेल नंबर होता है। एट्रोपी जो होता है वो हाइपरट्रॉपी का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रोपी जो होता है डिक्रीज इन सेल साइज होता है। वहीं मेटाप्लेजिया क्या होता है कि मेटाप्लेजिया में वन मैच्योर सेल टाइप जो होता है वो अनदर मैच्योर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटाप्लेजिया को हम लोग इन डिटेल अगले मतलब कि आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इस वीडियो में हाइपरट्रॉपी को स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरट्रॉपी जो होता है हम लोग पढ़ेंगे कुछ इस प्रकार रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे हाइपरट्रॉपी का क्या है, उसके बाद उसका टाइप्स ऑफ हाइपरट्रॉपी विथ काउजेस क्या है और एग्जांपल देखेंगे। देन पैथोजेनेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉपी एंड आफ्टर दैट हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे हाइपरट्रॉपी का। तो आप लोग चाहें तो नोट्स के लिए मतलब जब भी नोट्स के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग हाइपरट्रॉपी शुरू करते हैं। तो हाइपरट्रॉपी में आप देख सकते हैं कि हाइपरट्रॉपी आप लोगों को पहले ही बोले थे कि हाइपरट्रॉपी जो होता है वो क्या है, इंक्रीज इन सेल साइज। अगर कोई भी ऑर्गन का सेल का साइज इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली ये ओवरऑल ऑर्गन भी इंक्रीज करेगा। तो हाइपरट्रॉपी इज इंक्रीज इन सेल साइज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन। अब ये सेल साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो सेल साइज जो इंक्रीज होता है वो अल्टीमेटली जो होता है इंक्रीज प्रोटीन के वजह से होता है। तो हाइपरट्रॉपी इज इंक्रीज इन सेल साइज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन। और ये इंक्रीज इन सेल साइज जो हो रहा है वो प्रोटीन के बढ़ने की वजह से हो रहा है। अब हाइपरट्रॉपी हो ही क्यों रहा है, लाइक अगर किसी का फंक्शनल डिमांड में इंक्रीज हो तो फंक्शनल डिमांड कैसे इंक्रीज करेगा। लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के केस में यूटेरस को एक फीटस होल्ड करना होता है। तो फीटस को होल्ड कर सके तो उसके लिए तो जगह भी चाहिए, तो इसलिए यूटेरस का एनलार्जमेंट होता है। तो यहाँ पे फंक्शनल डिमांड बढ़ रहा है, तो फंक्शनल डिमांड के बढ़ने की वजह से हाइपरट्रॉपी हो सकता है, या फिर हार्मोनल स्टिमुलेशन या ग्रोथ फैक्टर का स्टिमुलेशन से भी हाइपरट्रॉपी हो सकता है। तो आफ्टर डेफिनेशन हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं और टाइप्स देख लेते हैं कि क्या है हाइपरट्रॉपी का। तो हाइपरट्रॉपी पर्टिकुलरली 2 टाइप के हो जाएंगे, एक तो आपका फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपी हो जाएगा और दूसरा आपका पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉपी हो जाएगा। तो फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपी जो होता है वो फिजियोलॉजिक स्ट्रेस में होता है आपका, और पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉपी जो होता है कुछ पैथोलॉजिक और डिजीज कंडीशन में होगा। तो फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट मतलब कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जो यूटेरस का साइज जो बढ़ता है वो एनलार्ज साइज ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी एक फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपिक एग्जांपल है। बट ये होता क्यों है, तो प्रेगनेंसी में जो होता है आपका एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, और ये एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। किस पे प्रेजेंट होता है, ऑन स्मूथ मसल। इसके वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रोलिफरेशन होगा स्मूथ मसल प्रोटीन का, और स्मूथ मसल प्रोटीन का अगर ये प्रोलिफरेशन बढ़ गया है तो उसके वजह से सेल साइज बढ़ेगा, और सेल साइज बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली यूटेरस का साइज भी बढ़ेगा। एंड आफ्टर एक और क्या फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉपिक एग्जांपल हो सकता है, तो आप जानते हैं लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट का भी एक मतलब कि हाइपरट्रॉपी होता है। तो हाइपरट्रॉपी ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ये भी हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से होता है, पर्टिकुलरली एस्ट्रोजन और प्रोलैक्टिन इन्वॉल्व होता है।
और तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है कि आपको तो ये तो मोस्ट कॉमन होगा कि अगर आप लोग जिम विम करते होंगे तो जिम में जब भी जो जिम करता है, जो एक्सरसाइज करता है, उसका स्केलेटल मसल का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एथलीट्स में आप लोग देखे होंगे, बॉडी बिल्डर्स में देखे होंगे, क्योंकि उन लोग एक्सरसाइज करते हैं तो डिमांड बढ़ता है, तो डिमांड की वजह से स्केलेटल मसल का हाइपरट्रॉफी होता है। और आप लोग पढ़े होंगे, अभी आपको बताएं कि जो स्केलेटल मसल होता है वो परमानेंट सेल होता है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो साइज में इंक्रीज करे। तो बॉडी बिल्डर्स में हमेशा क्या होगा, स्केलेटल मसल का हाइपरट्रॉफी होता है। तो ये एक फिजियोलॉजिक कंडीशन है। तो हम लोग अब पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी देख लेते हैं। तो पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में आप लोगों को तीन चीज याद होना चाहिए। तो सबसे पहले कार्डियक मसल का हाइपरट्रॉफी, कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी। तो आप लोगों को कुछ पता होगा कि जो प्री लोड इंक्रीज हो, कि किसी भी कंडीशन में अगर प्री लोड इंक्रीज हो रहा है, लाइक जब भी वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा किसी भी डिजीज में, तो प्री लोड बढ़ता है। तो प्री लोड की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड होगा, मतलब कार्डियक मसल को ज़्यादा ताकत लगेगा पंप करने में ब्लड को। तो इसके किस कंडीशन में, लाइक वैल्वुलर डिजीज के कंडीशन में होता है। तो वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से भी कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी हो सकता है। बट आफ्टर लोड क्या होता है कि लाइक हाइपरटेंशन के केस में, जब भी हाइपरटेंशन जब भी होता है पेशेंट में, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में ब्लड पुश करने में ज़्यादा ताकत लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन है तो प्रेशर बढ़ गया है, और प्रेशर बढ़ा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा वहाँ पे फेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा है। तो ये फेरिफेरल रेजिस्टेंस के बारे में आप लोग फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे। तो अगर हाइपरटेंशन होता है तो हाइपरटेंशन की वजह से प्रेशर ओवरलोड होगा, प्रेशर ओवरलोड की वजह से फेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और फेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा ताकत लगेगा तुम्हारा ब्लड पुश करने में, तो वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकता है। बट और भी आपको कुछ कंडीशन मिल जाते हैं, लाइक कार्डियोमायोपैथी में। तो कार्डियोमायोपैथी का बहुत सारे काउजेस होते हैं, लाइक फैमिलियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, मेटाबोलाइट काउजेस हो सकता है। तो ये कार्डियक मसल हाइपरट्रॉफी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका पैथोजेनेसिस जो होता है हम आगे देखने वाले हैं। स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी हो सकता है, तो बॉडी बिल्डर्स और एक्सरसाइज करने के बाद अगर स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी हो रहा है तो वो फिजियोलॉजिक है। बट अगर किसी डिजीज में, मायोपैथिक या न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर में लॉस हो रहा है स्केलेटल मसल का, या फिर एट्रोफी हो रहा है, तो सराउंडिंग जो स्केलेटल मसल जो बच गया उसका क्या होता है, हमेशा हाइपरट्रॉफी हो रहा है। क्यों? कंपनसेटरी मैकेनिज्म, क्योंकि बाकी के मसल्स को तो उसका फंक्शन को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा जो होता है स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, आप देख सकते हो स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी, लाइक ब्लेडर वॉल। आपको पता होगा कि जैसे कि ये ब्लेडर वॉल है, तो ये जो ब्लेडर होता है तो इसका आउटफ्लो के बाद यहाँ पे जो होता है नीचे, यहाँ पे आपको प्रोस्टेट मिलता है। तो अगर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाए, प्रोस्टेट क्या हो जाए, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए, तो प्रोस्टेट का जब साइज बढ़ेगा तो ये ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन का साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यूरिन आउटफ्लो हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो एनलार्ज प्रोस्टेट के कंडीशन में जो होता है आपका यूरिन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, स्मूथ मसल और ब्लेडर वॉल का क्या होगा, हाइपरट्रॉफी होगा। तो ये बढ़ेगा। क्यों? सो दैट कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा से हो सके, और प्रेशर बढ़ा के, मतलब ल्यूमेन छोटा हो गया तो हम लोग प्रेशर बढ़ा के यूरिन का आउटफ्लो करवा सकें। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि स्मूथ मसल हाइपरट्रॉफी में एनलार्ज प्रोस्टेट के ब्लेडर वॉल का हाइपरट्रॉफी होता है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पैथोजेनेसिस देख लेते हैं कि हाइपरट्रॉफी का पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरट्रॉफी में आप लोग क्या, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी किसी भी तरह का स्ट्रेस हो रहा है या फिर स्ट्रेच होता है, वो मैकेनिकल सेंसर जो होते हैं वो इंक्रीज लोड और स्ट्रेस को डिटेक्ट कर लेंगे, और ये जो सेंसर्स होते हैं वो एक्टिवेशन करवाएंगे किसका, कुछ सिग्नलिंग पाथवे का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका PI3K और AKT पाथवे, इसका फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे बोलते हैं, या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे आप लोगों के एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर लिखिएगा। इसको आप नहीं भी लिखते तो चल जाएगा। बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे लाइक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पाथवे, ये एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करवाएंगे, लाइक GATA4 का, न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल का, या फिर मायोसाइट एनहांसर फैक्टर 2 का। लेकिन इसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वो GATA4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्दर सेल में चेंजेस लाएगा, लाइक जीन चेंजेस करवाएंगे वो लोग। और जीन चेंजेस में क्या होगा, तो जीन आप लोगों को पता नहीं होगा तो बता देते हैं कि आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो एडल्ट हार्ट, जो बड़े लोगों का हार्ट है, और एक चाइल्ड का, एक फीटस का हार्ट, किसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्शन करने का क्षमता ज़्यादा होगा?
क्या किसका ज़्यादा होगा? तो जो फीटस का होता है उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो फीटस में होता है या फिर चाइल्ड में होता है उसका हार्ट रेट ज़्यादा होता है, और उसका कॉन्ट्रैक्टिलिटी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी एज कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा होगा। तो वो होता क्यों है? तो वो पर्टिकुलरली जो होता है बीटा मायोसिन चेन की वजह से होता है, जबकि एडल्ट में अल्फा मायोसिन चेन होता है। बट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से ये जो जीन होता है अल्फा मायोसिन चेन जो एडल्ट में होते हैं वो चेंज कर जाएंगे बीटा मायोसिन चेन में, इसके वजह से, जिससे कि उनका कंपनसेटरी मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ सके और वो हाइपरट्रॉफी अल्टीमेटली करवाता है। दूसरा, ये आपका इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है जिसकी वजह से सेल साइज बढ़ेगा और हाइपरट्रॉफी होगा। और ये फर्दर जो होता है आपका इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर करवाता है। अब ये ग्रोथ फैक्टर फर्दर इसको स्टिमुलेट करता है ऊपर सिग्नलिंग पाथवे को बढ़ाने में। तो ये एक विक्सियस साइकिल क्रिएट कर देता है। तो ये एक पैथोजेनेसिस हो जाएगा आपका हाइपरट्रॉफी का। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल सा है, किसी भी सेल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल उसका ऑर्गन का साइज भी एनलार्ज होगा। तो ये रॉबिन्स का डायग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल यूटेरस है और प्रेगनेंसी के दौरान ये देखिए एनलार्ज यूटेरस है, यहाँ पे हाइपरट्रॉफी ऑफ यूटेरस हुआ है। और अब हम लोग माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में आप लोग माइक्रोस्कोपी समझने के पहले आप अगर माइक्रोस्कोपी या हिस्टोलॉजी, किसी भी तरह का हिस्टोलॉजी समझने के पहले आप लोगों को एक थंब रूल पता होना चाहिए। एक थंब रूल पता होना चाहिए। क्या है थंब रूल आपका? थंब रूल ये हो जाएगा कि अगर आप लोग अभी पहली बार अगर एच.एन.ई. स्टेन देख रहे हैं हिस्टोलॉजी में, तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी देखे होंगे बट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो अभी बता दे रहे हैं कि आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी तरह का डीएनए हो, आरएनए हो, या फिर न्यूक्लिक एसिड जो होता है, या फिर न्यूक्लियस जो होता है, तो किसी भी तरह का डीएनए आरएनए जो होता है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, वो आपका माइक्रोस्कोप में एच.एन.ई. स्टेन जब करेंगे तो ब्लू कलर का दिखेगा। वहीं जो अदर सेलुलर कंपोनेंट हो गया, तो डीएनए आरएनए छोड़ के जितना भी अदर सेलुलर कंपोनेंट हो गया वो क्या दिखेगा आपको? वो आपको पिंक कलर का दिखता है। तो आपसे एक सवाल है कि जो प्रोटीन होगा वो कौन सा कलर का दिखेगा आपको एच.एन.ई. स्टेन में? तो बोले डीएनए आरएनए को छोड़ के जो भी होगा, तो प्रोटीन डीएनए आरएनए तो नहीं है, तो ये क्या दिखेगा? पिंक दिखेगा। और आपको पता है कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? प्रोटीन बढ़ेगा, तो क्या होगा? आपका पिंक पार्ट बढ़ेगा। तो अब देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपी में आपका मसल फाइबर बढ़ता है एज वेल एज न्यूक्लियाई बढ़ता है। तो आप लोग यहाँ माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं स्क्रीन में। और ये हाइपरट्रॉफी ऑफ यूटेरस का माइक्रोस्कोपी है, और ये नॉर्मल यूटेरस है। ये क्या है? आपका नॉर्मल यूटेरस है। एक मिनट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये सब जो भी आपको ब्लू ब्लू और पर्पल पर्पल दिख रहा है, ये सब क्या है? ये सब आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब न्यूक्लियस है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है, इसके साइड में जो आपका ये है सेलुलर कंपोनेंट, जो भी पिंक पिंक दिख रहा है ना सेल के बाहर वो। और यहाँ पे आप हाइपरट्रॉफी यूटेरस में क्या देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हो गया आपका, ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके बाहर जो आपका ये इंक्रीज प्रोटीन पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या है? हाइपरट्रॉफीड हो गया है। क्या हो गया? तो जो सेलुलर कंपोनेंट हो गया वहाँ पे हाइपरट्रॉफी ऑफ यूटेरस हो गया। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस है, बाकी जो होता है ये सेलुलर कंपोनेंट प्रोटीन का एक्युमुलेशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस हो, ये न्यूक्लियस हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन कंपोनेंट बढ़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली हाइपरट्रॉफी होता ही क्यों है? वो तो इंक्रीज प्रोटीन कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप हाइपरट्रॉफी में देख सकते हैं कि पिंक पार्ट बढ़ गया। ठीक है। So if you have any queries, questions related to this topic or any other topic, और आपको लग रहा है कि हम लोग कुछ टॉपिक में जो आपको पसंद हो वो टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप वो सब टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एज इट विल गिव अस मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।